हेलो दोस्तों, मुझे लेनी है कार, लेकिन जब से ये फोटोज देखे हैं मेरा हो गया है दिमाग खराब। कमबख्त ये जमीन कार में धंस रही है या कार जमीन में धंस रही है? दीपक सर बताइए ना कुछ। जैसा कि तारिक सर ने डाउट पूछा कि हमारे पास इन फोटोज़ को देख के काफ़ी कन्फ्यूजन है कि सर समझ नहीं आ रहा कि कार ज़मीन के अंदर गई है या ज़मीन कार में आ गया है। चाहे ये भी फ़ोटो आप देखोगे तो हमारे पास पहले से कार मुड़ गई है, जबकि मैं आपको एक चीज़ मज़े की बताऊं, आपको देखने से लग रहा होगा कि सॉइल के अंदर गया, तो कई लोगों का मानना होगा सर दलदल में घुसा दोगे तो अंदर ही जाएगा। मैं आपको एक रीज़न बता दूं, एक चीज़ बता दूं, एक्चुअली में ये रोड थी, एक्चुअली में पूरा कंक्रीट का रोड था और कार अपने आप अंदर गई। कैसे, हम उसका रीज़न जानेंगे। और कार ही नहीं, सिर्फ कार ही नहीं, बिल्डिंग्स भी हमारी ज़मीन के अंदर, जो कि अच्छी खासी बिल्डिंग, जो कि एक अच्छे फाउंडेशन पे बनी हुई है, जो हमारे पास अच्छा सा आप जानते हो ना, फाउंडेशन बेस पे जो बना होता है, उसके अंदर भी हमारा धंस सकता है पूरा का पूरा, कार भी धंस सकती है। तो एक्चुअली में इसका रीज़न क्या है? अगर मैं एक आपको बेसिक सा एग्जांपल दूं, कई लोगों को लगता होगा इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा एग्जांपल है, मेरा मानना है आप कॉमन पर्सन को भी समझा सकते हो, आम आदमी भी इस बात को समझ सकता है। आप घर में अपनी मदर से भी पूछ सकते हो, वो भी इसका आंसर दे देंगे। बस आपको पूछने का ढंग क्या होना है, आप मम्मी से अपने पूछिएगा कि एक, मान लीजिए एक भगोने में आपने एक आटा रखा हुआ है, ठीक, उस पर कोई सामान रख दो और भगोने को आप हिलाओ, तो सामान जो होगा वो आटे में धंस जाएगा। आटे में क्या होगा? हमारा धंस जाएगा। आप बिलीव नहीं करोगे, यही एक्चुअली में यहाँ हो रहा है, यही एक्चुअली में यहाँ हो रहा है। एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, मान लो एक बड़े से कंटेनर में रेता बालू जो आप समझते हो उससे ले लो, उसमें पानी मिला के रखना और उस पर कोई चीज़ आप रखो, और वो जो कंटेनर है, जो आपने हमारे पास जो डब्बा में जिसमें बालू रखा है, आप उसको हिलाइए। आप देखिएगा जो भी सामान आपने ऊपर रखा है वो धीरे धीरे अंदर समा जाएगा, क्योंकि हिलाने पे बालू हमारा नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल यही काम यहाँ पे भी हो रहा है, अगर मैं आपको कॉमन लैंग्वेज में समझाऊँ तो। और इसको और अच्छे से विजुलाइज करने के लिए मैं आपको भी वीडियो की मदद से समझा देता हूँ। चलिए समझते हैं हमारे पास वीडियो की मदद से कि हमारे पास ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि हमारे पास, जैसे आपने पिक्चर्स देखी थी कि हमारे पास कारें ज़मीन में धंसी हुई हैं, या फिर हमारे पास ये पार्ट, ये कैसे हो रहा है। तो आप देखिएगा एक एग्जाम्पल मैं आपको पहले समझा देता हूँ। ये हमारे पास कंटेनर है, इसमें हमारे पास एक क्या पड़ा हुआ है? रेत, सैंड, और इसमें पानी भी है, जैसे आपको लग रहा होगा कि नहीं, और इसके ऊपर एक लोहे की चीज़ रखी हुई है। अब जैसे ही हमारे पास ये बंदा इसको वाइब्रेट कर रहा है, देखिए क्या होगा। आप देखोगे तो जो बालू सैंड होगा वो एक्चुअली नीचे धंसेगा, और हमारा पानी ऊपर आएगा तो पानी में पूरा का पूरा पार्ट हमारा चला जाएगा, ठीक। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब दोबारा से हम आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। सर का डाउट था कि हमारा कार ज़मीन के अंदर गया या ज़मीन कार में आया। मेरा कहना कार ज़मीन नहीं सर, कितनी भी चीज़ें होंगी ऐसी जो कि हमारे पास ज़मीन में धंस सकती है। हम इस एग्जाम्पल समझते हैं कि हमारे पास वाइब्रेशन बहुत तेज़ हो तो हमारे पास चीज़ें ज़मीन में धंस सकती हैं, अगर वो चीज़ लूज मटेरियल पर रखी हो, ढीला मटेरियल पर रखा हो। इसका एग्जाम्पल कैसे हमारा शेकिंग होगा, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूँ। आप देखिएगा, जब अर्थक्वेक आता है, सबसे ज़्यादा कोई चीज़ वाइब्रेट कब कर सकती है? अर्थक्वेक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तो नहीं कर सकती, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो हमारे पास हम कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ग्रेट ईस्ट जापान 2011 में एक अर्थक्वेक आया था। उस अर्थक्वेक का क्या क्या इम्पैक्ट हुआ जरा आप देखिए एक बारी। तो हमारे पास ये अर्थक्वेक आया था वहाँ पे, तो उसकी वीडियोज में आप ये देखिए, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये एक्चुअली में रोड था, जो कि अब आपको पूरा का पूरा कीचड़ दिख रहा होगा, ठीक। अर्थक्वेक की वजह से हुआ है। कोई सोच भी नहीं सकता कि अर्थक्वेक की वजह से जो रोड है टूट जाएगी, कीचड़ में कैसे बदल जाएगी। हम बात करेंगे सब पे, ठीक है। और देखिए आप, ये देखिए वहां पे जब अर्थक्वेक आया तो ये पार्ट अगर आपको दिख रहा हो, ये सीधा नहीं, ये टिल्ट हो चुका है, टेढ़ा हो चुका है हमारे पास। देखिएगा ये वाला पार्ट जो आपको, जो पेड़ दिख रहे हैं टेढ़े हो गए होंगे। एक्चुअली में जब अर्थक्वेक आया था, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो, जापान में जो अर्थक्वेक आया था ग्रेट ईस्ट जापान में 2011 में, एक्चुअली में इसका एपी सेंटर वहाँ पे एक जगह है, का नाम है हमारे पास सेंदाई। उससे 300 किलोमीटर की दूरी पे हमारा एक था ओरियासु, जगह का नाम है वहाँ पे सारा इफेक्ट देखा गया। जहाँ भूकंप एपी सेंटर, उससे 300 किलोमीटर की दूरी पे बिल्डिंग्स गिरी नहीं, बिल्डिंग धंसी है ज़मीन में,
उसका रीज़न क्या है? अर्थक्वेक में तो हम जानते हैं कि हमारे पास बिल्डिंग वाइब्रेट करके कोलैप्स कर जाएगी या नीचे गिर जाएगी, बट एक्चुअली ज़मीन में धंस क्यों जाएगी? ऊपर ज़मीन में कीचड़ कैसे आ सकता है? हमें ये जानने में इंटरेस्ट है। तो हमारे पास देखिएगा, ये जो एरिया है जापान का अगर मैप देखोगे तो हमारा ग्रेट ईस्ट जापान में, आप बिलीव नहीं करोगे, 500 किलोमीटर की लेंथ के अंदर पूरा का पूरा पार्ट ज़मीन के अंदर धंस रहा था। बिल्डिंग ज़मीन के अंदर धंस रही थी। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास इस वीडियो के अंदर हमारे पास अप्रॉक्सीमेट 500 किलोमीटर के रेंज के अंदर हमारे पास ये पार्ट जा रहा था। और देखिए, जैसे कि हमारे पास आपको ये सब दिख रहा होगा, ये सारे पार्ट देखिए आप टेढ़े हो चुके हैं। ये सारे पार्ट क्या हो चुके हैं? हमारे पास टेढ़े हो चुके हैं। अर्थक्वेक में चीज़ वाइब्रेट करके गिरती है, ये पूरा टिल्ट हो चुका है, जैसे आधा पार्ट धंस गया हो ज़मीन के अंदर। और देखिए आप, जैसे ये देखिए एग्जाम्पल, ये स्कूटी आपको दिख रही होगी, आपको लग रहा होगा कि स्कूटी ज़मीन के अंदर धंस गई। नहीं, ये ज़मीन पे नॉर्मल ग्राउंड पे था। बाद में ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा लग रहा है कि कीचड़ के अंदर चला गया। समझ नहीं आ रहा है कि कीचड़ के अंदर ये गया है कि ज़मीन ऊपर आया है, क्या हुआ है, कई लोगों को देख के नहीं पता लगेगा। लेकिन सबका रीज़न हम जानेंगे। साइकिल है, साइकिल को देखिए पूरा उसका पहिया नीचे जा चुका है, पूरा उसका पहिया हमारे पास नीचे जा चुका है। स्कूटी पूरी की पूरी अंदर जा चुकी है। ठीक, ये देखिए अर्थक्वेक की वजह से हमारे पास, जैसे कि देखिए ग्राउंड में हमारे पास क्रैक्स आ रहे हैं और उसमें से पानी ऊपर से निकल रहा है इस तरीके से। ये सब क्या है, हम लोग इस पर रीज़न जानेंगे। हम पूरा का पूरा इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि एक्चुअली में इस सब का होने का क्या कारण है। कई सारे एग्जाम्पल दिखाऊंगा मैं। जो आपका कार का एग्जाम्पल था, कार ही नहीं बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे हमारे पास ये देखिए अर्थक्वेक आया और रोड के ऊपर पानी निकल रहा है नीचे से। ऐसा कैसे होने लगा? कई लोग पाइप नीचे लीक कर गया होगा, पाइप था ही नहीं। ये देखिए बिल्डिंग जो है हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली बिल्डिंग जो है 40 सेंटीमीटर टिल्ट हो गई है। क्या हो गया? हमारा टिल्ट हो गया अप्रॉक्सीमेट 40 सेंटीमीटर। हो क्या रहा है? जैसे हमारे पास ये पूरा का पूरा कार वाला पार्ट जो हमारा क्वेश्चन था कि कार ज़मीन में गई है कि नहीं, इस सब का रीजन बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। इंजीनियरिंग यही चीज़ अच्छी होती है इंजीनियरिंग के अंदर कि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो रियल लाइफ में हम जानते हैं, बट उसको बड़े स्केल में उसका रीजन कैसे ढूंढा जाए। तो हमारे पास जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था वही रीजन है। अगर आप लोग देखना कहीं बीच के किनारे जाओ, जहाँ पे हमारे पास बीच के किनारे जाओगे, अगर आप वहाँ पे बालू के ऊपर अगर हम पाँव से दबाएंगे तो देखना नीचे से पानी ऊपर की ओर आ रहा होता है। जैसा कि एग्जाम्पल देखिएगा जो मैंने आपको बोला था कि जैसे ये कोई हमारे पास व्यक्ति है जो कि हमारे पास बीच के किनारे पानी से हमारा जो रेत है उसके ऊपर पाँव को मूव करा रहा है। तो क्या हो रहा है, बालू जो है वो हट रहा है और पानी ऊपर की तरफ आ रहा है, जैसे उसका पाँव नीचे की तरफ जा रहा हो। तो इन सब का रीज़न क्या है? जैसे कि हमारे पास बिल्डिंग स्टिल्ट हो जा रही है, ये सब चली जा रही है। तो अगर मैं बेसिक रीज़न की अगर बात करूँ तो वही रीज़न है। अगर मैंने आपको सवाल स्टार्टिंग में समझाया था कि भाई सिंपल सा अगर कॉन्सेप्ट समझो, अभी तक क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर आंसर पे चल रहे हैं, और मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा आपको कि ऐसा रियलिटी में क्यों होता है, कहाँ होता है और इससे बचने के लिए क्या क्या किया जाता है। हम पूरी एक केस स्टडी करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि सर एक कार हमने देखी ज़मीन में समा रही है, हमने देखा बिल्डिंग टेढ़ा हो गया है, हमने देखा दीवारें टेढ़ी हो चुकी हैं, हमने देखा स्कूटी जैसे ज़मीन में समा गई हो, साइकिल के ऊपर तक पूरा मिट्टी पूरी जमी हुई है, जैसे ज़मीन फट के उसमें से पानी निकल रहा है और आपके पाइप लीकेज भी नहीं है। ये सब क्या है? कॉमन पर्सन आप लोग देख भी पाओगे, जिस जगह पे अर्थक्वेक आया होगा, जिस जगह पे भी आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन होगा, ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। कईयों को इसका लगता है कि नहीं सर दलदल में कार घुसा दिया होगा, या सर नीचे से पानी का पाइप फट गया होगा तो पानी ऊपर आ रहा होगा। ये सब रीज़न नहीं है। अगर उस एरिया में अर्थक्वेक आया है या किसी तरह से हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन आई है तो हो सकता है कि वो रीज़न ना हो जो आप सोच रहे हैं। रीज़न बहुत सिंपल है, वही रीज़न है जो मैंने आपको कहा था कि जब हमारे पास एक टब के अंदर एक रेत को आप रखो और पानी से भरा हुआ रेत है, बट शुरू में आपको लग रहा है कि पानी नहीं, जबकि पानी इसमें भरा हुआ है और रेत हमारे पास लूज रेत है। लूज मतलब कि पूरा का पूरा उसको दबाया नहीं है और उसके ऊपर कोई सामान रखा और मैंने उस डब्बे को हिलाया, वाइब्रेट कराया, तो जो रेत होगा वो धंस जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा, जो सामान रखा था हमारे पास हमारा नीचे चला जाएगा, पानी हमें ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। देखो यहाँ पे, देखो वाइब्रेशन से क्या हुआ, वो पूरी चीज़ किधर चली गई? नीचे। यही एक्चुअली में होता है। अब हम इसको और अच्छे से जाने तो देखो
हमारे पास उसका मैं मैकेनिज्म पूरा अगर आपको समझाऊं, तो जब आपने किसी बॉडी को जब आपने उस रेत के ऊपर रखा था, तो रेत उस टाइम पे लूज था, आप कोई वाइब्रेशन नहीं दे रहे थे, तो हमारे पास वॉल्ट्स थे, वॉल्ट्स में पानी था, ठीक है, रेत के छोटे छोटे पार्टिकल। अब जब मैं इसको हिलाऊंगा तो रेत का जो पार्टिकल होगा वो एक्चुअली सेटल करेगा, एक्चुअली क्या करेगा, हमारा सेटल करेगा। तो जैसे जैसे वो सेटल करेगा, पानी मेरा ऊपर आ जाएगा, पानी मेरा क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। पानी जैसे ही ऊपर आएगा तो जो भी चीज़ हमने इसके ऊपर बना रखा था, जो भी चीज़ हमने इसके ऊपर रखी हुई थी, जो भी चीज़ हम लोगों ने इसके ऊपर रखा हुआ था, वो चीज़ क्या करेगा, वहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि उसको टिकना किसके ऊपर है, रेत के ऊपर। तो ऊपर तो पानी आ गया तो वो चीज़ नीचे चली जाएगी, क्योंकि ऊपर क्या आ चुका होगा, पानी आ चुका, तो चीज़ नीचे धंस सी जाएगी। एक्चुअली में मैकेनिज्म चल रहा है। तो हमारे पास इसके और एग्जाम्पल देखना क्या होता है। एक्चुअली में अगर आप देखो, अगर हम इसको भी इंजीनियरिंग की भाषा में समझें कि किसी भी मिट्टी पे अगर आप खड़े होते हो तो मिट्टी आपका लोड कैसे बियर करती है, तो मिट्टी के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो आपका लोड एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर जाता है। जैसे कि हमारे पास ये समझो सॉइल है, एक मिट्टी है, उसमें छोटे छोटे कण हैं, पार्टिकल्स हैं, तो हमारे पास ये कण है, पार्टिकल्स हैं। अब इसमें मैंने पानी भर दिया, अब इसमें मैंने क्या भर दिया, हमारे पास वाटर भर दिया, इसमें मैंने पूरा का पूरा पानी भर दिया। अब आप समझो, अगर आप इस पर धीरे से खड़े हो जाइए, धीरे से आप खड़े हो जाएंगे, धीरे से खड़े होना है, आपको कूदना नहीं है, आराम से खड़े होइए, तो क्या होगा क्या कि जब आप धीरे से खड़े होगे तो आपका वजन ये पार्टिकल टू पार्टिकल कांटेक्ट से ट्रांसफर करेगा, और जो पानी होगा थोड़ा बहुत तो निकल जाएगा। लेकिन अगर आप कोई घर बनाते हो तो आपके घर के वजन से थोड़ा बहुत मिट्टी दबेगा, ठीक। लेकिन अगर हमारे पास कल को मान लीजिए अर्थक्वेक वगैरह आ जाए, हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन आ जाए, तो जानते हो क्या होगा, आपका जो वजन है, आपकी जो बिल्डिंग का वजन है, वो सॉलिड पार्टिकल पे एक के ऊपर एक पे है। लेकिन जब वाइब्रेशन होगा तो उसके बीच से पानी निकलेगा, कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, पानी ऊपर आएगा, पार्टिकल नीचे जाएगा, उसके बीच का जो पानी है ऊपर आएगा, पार्टिकल किधर जाएगा, नीचे। तो हमारे पास अब देखिएगा क्या होगा, तो हमारे पास पार्टिकल नीचे की तरफ दबेंगे और पानी ऊपर की तरफ आएगा। पानी क्या करेगा, हमारा ऊपर की तरफ आएगा, तो स्ट्रक्चर का वजन पानी पे आ जाएगा और पानी थोड़ा लोड झेल पाएगा, उस स्ट्रक्चर हमारा नीचे की तरफ कोलैप्स कर जाएगा। ये एक्चुअली में केस हो रहा है, ये हमारा एक्चुअल में केस चल रहा है। जैसे हम अगर एग्जाम्पल में बात करें, जैसे कि हमारे पास घर है और इस सैंड मतलब बालू, जो हम कह सकते हैं, अगर इंजीनियरिंग लैंग्वेज में कहें, सैंड के पार्टिकल जिसमें हमारा कोहेजन बिल्कुल नहीं होता, मतलब पार्टिकल में बॉन्डिंग नहीं होती। तो हमारे पास जैसे ही हमारा वाइब्रेशन आएगा तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, लूज होते हैं एक्चुअली सॉइल के पार्टिकल, तो वाइब्रेशन से पार्टिकल नीचे सेटल कर जाएगा और पानी ऊपर आ जाएगा। पानी क्या करेगा, हमारा ऊपर आ जाएगा। तो जो पार्टिकल्स है, जैसे मानो जो थोड़े बहुत पार्टिकल ऊपर होंगे वो पानी में तैर रहे होंगे, तो बिल्डिंग का लोड जाएगा किस पे, बिल्डिंग का लोड तो तब जाता है ना, पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े होते तो लोड ट्रांसफर होता। वाइब्रेशन से मैक्सिमम पार्टिकल नीचे गिर गए, कुछ पार्टिकल मानो पानी में तैर रहे हैं, तो पानी पे अब स्ट्रक्चर आ गया। अब क्या होगा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मेरा धीरे धीरे देखना ये नीचे समा जाएगा, क्योंकि लोड किस पे आ जाएगा, पानी के ऊपर आ जाएगा। तो हमारे पास इसी को हम लोग इंजीनियरिंग भाषा में लिक्विफैक्शन बोलते हैं। बात मैं करूंगा लिक्विफैक्शन में, लास्ट में बात करूंगा। बट हमारे पास होता क्या, अगर आप डिटेल में बात करो इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अगर जानना चाहे उनके टर्म्स के लिए बता दूं, हमारे पास जब भी हमारा लोड आता है किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी चीज़ का सॉइल पे, तो पार्टिकल टू पार्टिकल लोड ट्रांसफर होता है। तो पार्टिकल टू पार्टिकल जो लोड ट्रांसफर होता है, आप लोग उसको इफेक्टिव स्ट्रेस बोलते हो, कि इफेक्टिव स्ट्रेस की वजह से हमें ताकत मिलती है मिट्टी में। लेकिन अगर पार्टिकल टू पार्टिकल कॉन्टैक्ट ही छूट जाए, तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, जीरो। पूरा लोड किस पे आ गया, पानी के ऊपर आ गया। और पानी कैसे लोड बियर करेगा, पानी बियर करता है तो पानी पे घर ना बना लेते हैं हमारे पास, तो हमारा लोड एक्चुअली में ट्रांसफर किस पे होना होता है, सॉइल पे। तो जैसे ही हमारे पास ये हटा, तो अब क्या होगा, अब हमारे पास ये नीचे सिंक करना स्टार्ट करेगा, धंसना स्टार्ट करेगा। तो हमारे पास अगर हम इसका रियल में एग्जाम्पल देखें लैब वगैरह में कैसे, जैसे देखो एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा एक सॉइल के ऊपर रखा हुआ है और हम क्या कर रहे हैं, इसको हमारे पास वाइब्रेट करा रहे हैं। अब हम इसको धीरे धीरे देखना वाइब्रेट कराएंगे, पूरा का पूरा वाइब्रेशन देंगे इसको, देखना क्या, देखिएगा वाइब्रेशन से क्या होगा। अब इसको हम वाइब्रेट कर रहे हैं, पूरा सॉइल में पानी है, ध्यान रखना। तो वाइब्रेशन करने से क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। क्यों, क्योंकि वाइब्रेशन करने से पार्टिकल के बीच में जो कॉन्टैक्ट है वो छूटेगा,
पानी पे सारा लोड जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर बढ़ेगा, पानी बाहर निकलना चाहेगा और पार्टिकल के बीच में कांटेक्ट छूटना चाहेगा। तो इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो का मतलब पार्टिकल कांटेक्ट छोड़ के नीचे धंस जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा, तो पानी पे थोड़ा टिक पाएगा, नीचे धंस जाएगा। देखो पानी ऊपर आना स्टार्ट कर देगा, देखो पानी ऊपर आएगा, वो चीज़ नीचे धंस सी गई है। अब एक्चुअली में हम सोचें कि इसका क्या कारण है। अभी तक का जो मैं बता दूं, सर ने जो डाउट पूछा था कि हमारे पास कोई भी कार कैसे ज़मीन में चली गई या अर्थक्वेक से कैसे हुआ, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि सिंपल सा लॉजिक है। कोई भी चीज़ जो हमारे पास हम यहाँ से खड़े हैं, सॉइल के ऊपर हम खड़े हैं, तो हमारा वजन पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफर होगा। सॉइल में लोड पार्टिकल टू पार्टिकल जाता है, जिसको हम इंजीनियरिंग भाषा में इफेक्टिव स्ट्रेस आप बोल देते हो। अगर पार्टिकल टू पार्टिकल कॉन्टैक्ट हो ही ना, तो आप खड़े होगे, आपका लोड एक पार्टिकल है, दूसरे पार्टिकल पे जाएगा नहीं, क्योंकि कांटेक्ट में नहीं है, आप धंस जाओगे। तो मान लो एक सॉइल है जिसमें पानी भरा हुआ है, आप अभी खड़े हो, आपका लोड जा रहा है। अगर मैं उस चीज को हिलाना स्टार्ट कर दूं और सॉइल का पार्टिकल नीचे धंस जाए और पानी ऊपर आ जाए, तो मेरे पूरा पाव पानी के अंदर धंस जाएगा, जिसमें जमीन के अंदर धंसना स्टार्ट कर दूंगा। तो हमारे पास, जैसे आप उसने देखा था स्टार्टिंग में, एक लड़का पाव क्या कर रहा था, बीच के किनारे पाव से ऐसे ऐसे मूव कर रहा था, तो बालू जैसे जैसे हट रहा था, पानी ऊपर आ रहा था, क्योंकि बालू हमारा धंस रहा था नीचे। तो हमारे पास जो रीजन है, सिंपल अगर इंजीनियरिंग भाषा में बोला जाए कि लिक्विफेक्शन नाम की चीज़ क्या होती है या ऐसा क्यों हो रहा है, तो जब भी हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन होती है तो पार्टिकल टू पार्टिकल कांटेक्ट छूटते हैं और पार्टिकल सेटल करते हैं। सारा लोड पानी पे आ जाता है, पानी लोड बियर नहीं कर पाएगा, तो स्ट्रक्चर नीचे क्या कर जाता है, धंस जाता है। इसी को बोलते हैं हमारा लिक्विफेक्शन इंजीनियरिंग भाषा में, जहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन से इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाता है, पानी पे एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जिसको आप लोग बोलते हो वो ज़्यादा आ जाता है। और पानी लोड कैसे ले पाएगा सर, जब पानी पे आ गया तो पूरा स्ट्रक्चर सिंक कर जाएगा, उसके अंदर डूब जाएगा। अब सवाल है कि एक्सा सर बचा कैसे सकते हैं, बचा सकते हो अगर आपके पास, सुनना ध्यान से, इसके होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि सॉइल के अंदर पानी है, तो जैसे ही वाइब्रेट करेंगे पार्टिकल धंसेगा तो पानी ऊपर आ जाएगा और पानी में स्ट्रक्चर धंस जाएगा। तो जहाँ पे सॉइल के अंदर पानी होगा वहाँ ऐसा केस देखने को मिल सकता है। कैसी सॉइल में, कोहेजन लेस सैंड वाली सॉइल में, और वो लूज होनी चाहिए, उसके पार्टिकल एकदम कांटेक्ट ज़्यादा ना हो, तब ऐसा कंडीशन दिखेगा। तो हम इसको बचा सकते हैं क्या सर, बिल्कुल बचा सकते हो। अगर आप पानी सॉइल में ना हो तो शायद बच जाए, क्योंकि पार्टिकल टू पार्टिकल कांटेक्ट ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, वो आपका लोड झेल जाएगा। तो अगर आप देखो जो जापान में अर्थक्वेक आया था, तो जापान के अर्थक्वेक जो 2011 की बात बता रहा हूँ, उसमें जापान के लोगों ने, साइंटिस्ट ने बाद में रिसर्च किया कि सब जगह की बिल्डिंग नहीं धंसी थी, उसी जगह की बिल्डिंग धंसी जहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल काफ़ी हाइट पे था, मतलब ऊपर था, ग्राउंड लेवल के पास था, जो भी 1.5 मीटर तक था उसकी बिल्डिंग धंस गई। जहाँ जहाँ ग्राउंड वाटर टेबल 1.5 मीटर के नीचे तक में था वहाँ की बिल्डिंग धंसी पाई गई, लेकिन जहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल 3 मीटर के नीचे था वहाँ की बिल्डिंग नहीं धंसी। क्योंकि बिल्डिंग कब धंसेगी, जब हमारा वाइब्रेशन से पानी ऊपर आ जाए। जो पानी जितना नीचे होगा तो पानी जल्दी ऊपर नहीं आ पाएगा। तो हमारे पास 1.5 मीटर में ऐसा हुआ। तो अगर आपको बचाना है तो आपको पहले देखना होगा ग्राउंड वाटर टेबल कितना नीचे और कितना ऊपर है। अगर ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर आ चुका है तो हो सकता है हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन से, अगर वो हमारे पास वहाँ पे सैंड सॉइल है, लूज सॉइल है, तो वाइब्रेशन के दौरान आपका स्ट्रक्चर सिंक कर सकता है, डूब सकता है। तो हमारे पास जापान से के साइंटिस्ट ने क्या किया, बाद में पता लगाया कि हमारा वाटर टेबल कितना है। तो उन लोगों ने जब वाटर टेबल पता करा कि वाटर टेबल कहाँ कितना है, तो उन लोगों ने पूरी रिसर्च करी कि वाटर टेबल कहाँ है। तो उन्होंने पाया कि हमारे पास मैप, उसने वाटर टेबल का मैप देखा, तो उन्होंने देखा मैक्सिमम एरिया जहाँ पे जो अफेक्ट हुआ था वहाँ वाटर टेबल 1.5 मीटर पे था, ग्राउंड लेवल से 1.5 मीटर, और जहाँ 3 मीटर या उससे नीचे था वहाँ की बिल्डिंग नहीं धंसी है। तो हमारे पास बाद में इन्होंने देखा कि जहाँ पे हमारे पास अनडैमेज वाला देखोगे तो 1.66 है, अगर पार्शियली डिस्ट्रॉयड है तो 1.33 वाले पे था, हाफ डिस्ट्रॉय 1.18 और सीरियसली डिस्ट्रॉय 1.08। जहाँ जहाँ ग्राउंड वाटर टेबल 1 मीटर या 1.5 मीटर के अंदर था वहाँ की बिल्डिंग में डैमेज देखने को मिला, लेकिन जो 1.5 मीटर के नीचे था लगभग उसमें डैमेज कोई नहीं मिला। देख रहे हो ना, अनडैमेज कब, जब हमारा ग्राउंड वाटर टेबल 1.66 मीटर या उससे नीचे है तब उसकी बिल्डिंग में ज़्यादा कोई क्रैक नहीं मिला। तो हमारे पास फिर इसको जब इन लोगों ने पूरा रिसर्च कर लिया तो इन्होंने कहा कि इसको फिर कैसे पता करें। तो इन लोगों ने ग्राउंड वाटर टेबल सब जगह का पता किया कि एक्चुअली में वाटर टेबल कहाँ है। फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि आगे, क्योंकि जापान में फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक आता रहता है, आगे ऐसा ना हो, तो उन्होंने क्या किया कि ग्राउंड वाटर टेबल को लोअर करवाया।
नीचे कर दिया पानी का लेवल, उसके लिए उन्होंने कंटिन्यूसली पानी को पंप कर करके आगे ट्रांसफ़र किया। तो उन्होंने पंप करके कितना किया, जिस एरिया में ग्राउंड वाटर टेबल 1.5 मीटर पे था वहाँ से पंप करके पानी के लेवल को 3 मीटर तक नीचे ले गए। क्यों? कल को अगर अर्थक्वेक आए तो पानी वाइब्रेशन से ऊपर ना आ जाए, क्योंकि पानी ऊपर आएगा तो बिल्डिंग का लोड जो होगा पानी पे आ जाएगा, जो कि एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है, वो पानी लोड तो ना ले पाएगा, उसको पानी के अंदर स्ट्रक्चर चला जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास इन्होंने क्या किया, ग्राउंड वाटर टेबल को देखा क्या है स्टडी में। तो ग्राउंड वाटर टेबल उन्होंने बाद में अपने चेक करी, ये ग्राउंड वाटर टेबल ये चेक कर रहे हैं कि हाँ कहाँ कितना है। तो इनको ये देखने को मिला कि हमारे पास एवरेज 1.5 मीटर था पानी, जहाँ 1.5 मीटर ग्राउंड वाटर टेबल था वहाँ डैमेज हुआ, इनको 3 मीटर तक करना था। तो एक्चुअली में उसका रीज़न क्या, देखो हम देखें तो इसमें एक्चुअली में क्या रीज़न था, अगर हम उसका रीज़न देखें तो देखिए, अगर ग्राउंड वाटर टेबल हमारा 1.5 मीटर पे, देख रहे हो 1.5 मीटर पे, ठीक है। अब 1.5 मीटर पे जैसे ही वाइब्रेशन होगा, लिक्विफेक्शन होगा, तो पानी एकदम ऊपर आ गया, और पानी ऊपर आएगा पार्टिकल नीचे सेटल कर जाएंगे, बिल्डिंग सिंक कर गई। लेकिन अगर वाटर टेबल हमारा 3 मीटर पे है तो पानी अगर राइज करता भी है तो देखो पूरा ऊपर तक नहीं आया, तो इतनी दूर की मिट्टी आपकी बिल्डिंग का लोड झेल जाएगी, इसकी वजह से आपकी बिल्डिंग नहीं धंसी ज़मीन में। तो हमारे पास इन्होंने दिमाग लगाया कि अगर मेरा, क्योंकि जापान में फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक आता है, तो अगर मेरा ग्राउंड वाटर टेबल 3 मीटर या उससे नीचे होगा तो हो सकता है कि अर्थक्वेक आने से मेरा लिक्विफेक्शन ना हो। लेकिन 3 मीटर से ऊपर मतलब 1.5 मीटर या 1 मीटर पे आ जाता है ग्राउंड वाटर टेबल से 1 मीटर पे, तो मेरा हो सकता है, क्योंकि जापान में फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक आता है। जबकि ग्रेट ईस्ट जापान वाला फ्रीक्वेंसी अगर आप उसका देखोगे हमारे पास कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना था, तो 9 तक गया था। तो उतने मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक की वजह से लिक्विफेक्शन तब हुआ था जब वाटर टेबल कितना था, 1.5 मीटर या उससे कम पे। तो हमारे पास ग्राउंड वाटर लेवल को कम कैसे किया गया, तो इन्होंने क्या क्या उपाय लगाया, जो उपाय देखना, जितने भी घर वगैरह है यहाँ पे वाटर टेबल बहुत ज़्यादा है, ग्राउंड लेवल पे आ गया, तो इन्होंने क्या किया, इस जगह पे 2 वॉल लगा दिए, जिसको बोला वाटर टाइट स्ट्रक्चर, ताकि कहीं से पानी इस एरिया में ना आए जहाँ पे घर है। और इस जगह पे एक पाइप लगा दिया जिससे पानी को ड्रेन करके हटाया। देखिएगा, दिखाएगा अभी वाटर टेबल देखो यहाँ है, ग्राउंड लेवल के बहुत पास में है, बहुत पास में ग्राउंड लेवल के। अब इन्होंने क्या किया, वाटर टाइट वॉल बना दिए। वाटर टाइट वॉल का मतलब कि अब पानी इस एरिया में ना है जहाँ पे बिल्डिंग्स हैं। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक ड्रेनेज पाइप लगाया और वहाँ से पाइप लगा करके वहाँ से पाइप लगा करके इन लोगों ने पानी को ड्रेन करा लिया, ताकि ग्राउंड वाटर टेबल मेरा किधर चला जाए, नीचे चला जाए। ग्राउंड वाटर टेबल मेरा किधर चला जाए, हमारे पास नीचे चला जाए। ठीक, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होगा कि हमारे पास लिक्विफेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। लिक्विफेक्शन माने ग्राउंड के हिलने से मिट्टी का नीचे सेटल होना और पानी का ऊपर उठना। तो अगर मिट्टी सेटल भी होती है और पानी उठता भी है, तो हमारी पूरी मिट्टी सेटल नहीं होगी, थोड़ा बहुत पानी उठेगा, ऊपर भी मिट्टी रहेगी, तो बिल्डिंग का लोड मिट्टी पे ही रहेगा, इस वजह से आपका धंसेगा नहीं है। ठीक, तो हमारे पास इन्होंने पूरे एरिया में कोशिश किया कि वाटर ड्रेनेज पाइप लगा करके हर जगह का पानी का लेवल को नीचे लोअर कर दिया, 3 मीटर या उससे नीचे पर हर जगह पे, और इन्होंने पूरे पानी को अपना रिवर वगैरह में ट्रांसफ़र कर दिया, जो भी उन्होंने ड्रेन किया था, सारा का सारा पानी उन्होंने करा। ये 2018 में उन्होंने स्टार्ट किया था और लगभग 2 साल उनको लग गए थे, 2020 तक में वो 1.5 मीटर से 3 मीटर पे वाटर टेबल को नीचे ले जा सके थे। ठीक, ये सारा काम देखो इतना इन लोगों ने किया है, क्योंकि वहाँ फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक आता है और बार बार वो चेक भी करते रहते हैं कहीं ग्राउंड वाटर टेबल वापस से तो नहीं बढ़ गया। अगर बढ़ेगा तो वापस से पंप करके वाटर टेबल को नीचे करेंगे, क्योंकि जापान में फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक आता है, सो डैट कि लिक्विफेक्शन की वजह से डैमेजेस ना हो। ठीक है, बार बार चेक करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि लिक्विफेक्शन की वजह से क्या क्या डैमेज होता है मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा चुका हूँ कि ग्राउंड लेवल जैसे है ना, तो हमारे पास क्या क्या डैमेजेस होता है। तो ये आज की हमारी वीडियो में लर्निंग थी अभी तक में, कि हमने ये सीखा कि सर अगर किसी मिट्टी के ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है और उस मिट्टी में पानी भरा हुआ है
और वो मिट्टी किसकी है, अगर मैं बोलूँ सैंड बोलते हैं इंजीनियरिंग भाषा में, कोहेजनलेस, इसके पार्टिकल में अट्रैक्शन ना हो और लूज हो। तो हमारा शुरुआत में जो आपका मिट्टी पे लोड रखा हुआ है वो पार्टिकल टू पार्टिकल जा रहा है, इसलिए वो लोड झेल रहा है मिट्टी। लेकिन कल को चल अगर बहुत तेज़ वाइब्रेशन आए, बहुत तेज़ वाइब्रेशन आए, तो हमारे पास सारा वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो वाइब्रेशन होता है किसको चला जाता है, पानी को। तो हमारे पास पानी ऊपर आ जाता है और पार्टिकल नीचे सेटल कर जाते हैं। तो जो ऊपर मिट्टी थी, जो ऊपर मिट्टी पहले थी जो लोड ले रही थी, उनका कांटेक्ट छूट गया और नीचे जाके धंस गए। तो वहाँ ऊपर इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो गया और पानी उधर जाएगा, ऊपर क्या भर जाएगा हमारा, पानी पानी भर जाएगा और पानी में इफेक्टिव स्ट्रेस 0 होगा। तो हमारा सारा स्ट्रक्चर जो होगा पानी में सिंक कर जाएगा, स्ट्रक्चर नीचे धंस जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग लिक्विफैक्शन बोलते हैं। तो लिक्विफैक्शन कहाँ होता है, लूज सैंड और सैचुरेटेड में और हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन। तो अगर हम चाहते हैं कि लिक्विफैक्शन ना हो तो आप कोशिश करिए कि हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन ना है। लेकिन अगर आ भी जाता है तो कोशिश ये करिए कि वाटर टेबल जो है, सॉइल जो है कंप्लीटली सैचुरेटेड ना हो। इसलिए जब रियलिटी में देखा गया जापान वगैरह में जहाँ अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि जहाँ घर बना हुआ है जिस लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, उससे नीचे वाटर टेबल कितना रखा जाए कि कल को अगर वाइब्रेशन हो तो वाटर टेबल ग्राउंड पे ना पहुंच जाए। क्योंकि वाटर टेबल ग्राउंड पे पहुंचेगा और अगर ग्राउंड सैक करेगा, हिलेगा, हमारे पास वाइब्रेट करेगा, तो पार्टिकल सेटल करेगा, पानी बाहर निकलेगा, बिल्डिंग धंस जाएगी। तो जापान का मैंने एक केस आपको स्टडी करके दिखाया कि ग्रेट ईस्ट जापान के अंदर जो केस हुआ था, वहाँ का रीजन था कि वाटर टेबल 1.5 मीटर नीचे था। और ये भी बात आपने जाने कि एपी सेंटर भले 300 किलोमीटर दूर था, उसके दूर 300 किलोमीटर एरिया में आपको क्या देखने को मिला, लिक्विफैक्शन। तो लिक्विफैक्शन बहुत बड़ा डैमेज कर सकता है फाइनेंशियली भी। तो सिंपल सी बात अगर हम देखें तो कॉमन सेंस में बात है यार, एक डब्बे में सैंड भरा हुआ है, वाइब्रेट करोगे पार्टिकल धंसेगा, पानी ऊपर आएगा, चीज़ धंस जाएगी। कैसी लगी आपको ये वीडियो, या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सेकेंड चीज़, इसी से मिलता जुलता एक, आप लोग जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे उनको एक टर्म पता होगा, क्विक सैंड, और एक होता है हमारा लिक्विफैक्शन। मैं आपके लिए होमवर्क एक छोड़ रहा हूँ, 2 वीडियोज में दिखाऊंगा, आपको बताना है किस में कौन सा फिनोमिना हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम देखें यहाँ पे इस वाले प्रोसेस में देखना, ये व्यक्ति जब चल रहा है तो इसके चलने से ये धंस रहा है और पानी थोड़ा थोड़ा हल्का सा बाहर आ रहा है। और आप देखोगे जब ये पानी चल रहा है तो यहाँ पे बबल्स, ये डॉटेड अगर आपको दिख रहा हो, बबल्स के फॉर्म में पानी बाहर आ रहा है। ये एक पार्ट है, ठीक। और अगर मैं एक पार्ट और आपको दिखाऊं, जैसे कि देखना इधर ये वाला पार्ट, इसमें देखो ये आदमी जब चल रहा है तो लग रहा है ग्राउंड एकदम पूरा सख्त है, सॉलिड फॉर्म में, वजन झेल रहा है ग्राउंड। लेकिन अभी देखना है क्या करेगा, एक लकड़ी का टुकड़ा इस जमीन में डाल के उसको पूरी तरह से वाइब्रेट कराएगा और धीरे धीरे देखना वो सैंड कैसा बिहेव करेगा। थोड़ी लंबी वीडियो थोड़ा देखिएगा। तो हमारे पास इसको सख्त दिख रहा है, अब वो क्या कर रहा है देखना, वो हमारे पास इस ग्राउंड में देखो इस लकड़ी को एंटर करा करके इस पूरी लकड़ी को पूरा मूव कराएगा, पूरा लकड़ी को मूव कराएगा। देखना मूव करने पे कैसा दिखेगा ये। अब इसके ऊपर चल रहा है, फोर्स लगा रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो हमारे पास देखना लास्ट में कैसा हो जाएगा। मैं आपको लास्ट का पार्ट अगर दिखा दूं तो हमारे पास देखो वही सॉइल जो शुरू में चल रहा था तो इसको अच्छा खासा लोड ले रही थी मिट्टी, लेकिन अब देखो कैसा लग रहा है, देख रहे हो, एकदम पूरा का पूरा। तो ये कौन सा प्रोसेस है, और जब वो स्टार्टिंग में एक लड़का जो बीच पे चल रहा है वो कौन सा प्रोसेस है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। 1 और 2 करके लिख दीजिएगा कि पहला कौन सा और दूसरा कौन सा है, ठीक है। तो हमारे पास ये पूरा पार्ट है, वो लास्ट में दिखाएगा आपको पूरा का पूरा, जैसे जैसे वाइब्रेट करेगा वैसे वैसे नीचे जाएगा। हो क्या रहा है मैं बता चुका हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो हमारे पास, मुझे सिर्फ ये एक्सप्लेन करना था आज की समरी फॉर्म में, आज क्या सीख के हम गए। किसी भी सैचुरेटेड सैंड के अंदर, किसी भी सैचुरेटेड लूज सैंड के अंदर अगर हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन करोगे तो पार्टिकल नीचे सेटल कर जाएगा, क्योंकि उसमें कोई कोहेजन नहीं है, तो पार्टिकल आराम से सेटल है और पानी ऊपर आ जाएगा, तो रखा हुआ ऊपर का जो भी चीज़ है वो पानी में धंस जाएगा। सिंपल सी बात है, इसी को इंजीनियरिंग भाषा में लिक्विफैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिएगा। वीडियो कैसी लगी आप लोग लास्ट में बता सकते हैं, कोई कमी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.